अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपका जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें आपका जो एक टॉपिक आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो आपके इस डिसऑर्डर्स व न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इसमें सबसे पहले हम ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो इट्स ए प्रोसेस which is performed to assess the brain functions by lab tests and radiological examinations. It consists of both sympathetic and parasympathetic neurological assessment. तो जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, सबसे पहले ये क्या है? इट्स ए प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म टू असेस द ब्रेन फंक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, ये तो ब्रेन फंक्शंस जो है वो असेस करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन फंक्शंस इसके ठीक हैं या नहीं है, इसके ब्रेन फंक्शंस कैसे हैं। तो वो कैसे असेस करने की कोशिश करते हैं वो ब्रेन फंक्शंस, या तो लैब टेस्ट से और या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपको पता ही है क्या है, तो MRI वगैरह है, तो ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। और दूसरा इसमें इट कंसिस्ट ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक असेसमेंट इसमें होता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इसमें होता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या है? तो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी for intense physical activity and is often referred to as the fight or फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये पैरासिम्पैथेटिक जो है, ये सिंपैथेटिक जो है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी, हार्ड फिजिकल एक्टिविटी होगी उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसीलिए इसको अक्सर यही बोला जाता है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ये आपने नर्वस में पढ़ा होगा। तो दूसरा है जो है इसका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है? इट रिलैक्सेस द बॉडी टू इनहेबिट और स्लोज मेनी हाई एनर्जी फंक्शंस। तो ये क्या करते हैं? इट मीन्स कि ये अपोजिट काम करता है सिंपैथेटिक के। अगर सिंपैथेटिक बॉडी को प्रिपेयर करता है फिजिकल इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? इट रिलैक्सेस द बॉडी, या करता है, या इट इनहेबिट्स और स्लोज मेनी हाई एनर्जी फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये इसके अपोजिट काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के अपोजिट काम करता है। तो ये असेसमेंट इन चीज़ों का भी इसमें होता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है। तो जो भी डिसऑर्डर होगा उसमें पहले ये असेसमेंट होता है डिसऑर्डर में। तो एलिमेंट दूसरा क्या है, इसमें आप क्या क्या आता है सारा। तो सबसे पहले है इसका जो है वो एलिमेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है, इसमें कौन कौन से असेसमेंट आते हैं। सबसे पहले इसका जो है मोटर फंक्शंस। तो मोटर फंक्शंस में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ जो भी मोटर एक्टिविटीज़ जो होंगी, स्ट्रेंथ, टोन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, बैलेंस एंड कंट्रोल होगा, वो इसमें सारा कुछ ये आता है। इसमें मोटर फंक्शन आता है, मोटर जो ये कैसे काम करते हैं, सर्वल फंक्शन आता है इसमें। तो सबसे पहले मोटर फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसमें यही आता है कि इसमें जो एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ हैं, वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली आर नॉट। स्ट्रेंथ, टोन का है इसका, या इट मीन्स कि ये हाउ इट रिस्पॉन्स टू एन आउटसाइड फोर्स। तो इसमें कोऑर्डिनेशन इसमें कितनी है, बैलेंस एंड कंट्रोल का प्रोसेस इसमें कितना है। दूसरा है इसका सर्वल फंक्शन। सर्वल फंक्शन में क्या आता है? इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ इसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन कितनी है, मीन्स की जो जनरल मेंटल एबिलिटी इसकी है, लाइक दैट ये इसकी रीजनिंग कितनी है, इसकी प्लानिंग करने की एबिलिटी कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी कितनी है इसमें। तो ये हो गई इंटेलेक्चुअल फंक्शन। तो मेंटल स्टेटस इसका कितना है, ये सोचने की क्षमता, ताकत इसमें कितनी है, ये क्या कर सही काम कर पाता है या नहीं कर पाता है। परसेप्शनल स्टेटस मीन्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग, कि ये कितना कुछ समझ लेता अगर कुछ को बोला जाए कोई काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, हाउ मच पावर इट हैज़ टू गेट दैट। तो ये इसमें आता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये अपनी बात कैसे दूसरों तक पहुंचा सकता है या दूसरों की बात कैसे सुन पाता है, ये
इसमें देखा जाता है। एंड टफ एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस, थॉट एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस इसमें कितना है, सोचने की ताकत कितनी इसमें कितनी है। तो दूसरा है इसका सेंसरी फंक्शंस। तो सेंसरी फंक्शंस में क्या है, दीज आर एसेस बाय फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो सेंसरी फंक्शंस में क्या करते हैं, वाइब्रेशन टेस्ट, पेन सेंसिटिविटी टेस्ट, टैक्टाइल सेंसेशन टेस्ट, प्रोप्रियोसेप्शन इसमें आता है। तो जो क्या कहते हैं इसको, जो वाइब्रेशन टेस्ट है इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्विकली मूविंग बैक एंड फोर्थ टू एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, इसमें यही देखा जाता है। और पेन सेंसिटिव में क्या है, इसमें ये कंडीशन है वेर ए पर्सन डेवलप्स एन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। और टैक्टाइल सेंसेशन में क्या आता है, सेंसेशन प्रोड्यूस थ्रू द सेंसेशन ऑफ टच, इसमें कितनी है वो, लाइक दैट। ये इसके अलग अलग टेस्ट जो है वो देखे लिए जाते हैं। तो इसका है, उसके बाद है इसका न्यूरो रिफ्लेक्सेस। तो न्यूरो रिफ्लेक्सेस में क्या है, दीज आर द नॉर्मल इन्वॉल्टरी कंट्रैक्शंस। उसमें क्या करते हैं, स्पेशल हैमर इज यूज्ड एसेस दीज इन्वॉल्टरी कंट्रैक्शंस। देयर आर मेनी रिफ्लेक्स। आपने वो देखा होगा जब डॉक्टर कोई रिफ्लेक्स देखता है तो वो एक हैमर यूज़ करता है, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो उसमें कहाँ कहाँ पे वो बॉडी में वो हैमर यूज़ करता है, जैसे रिफ्लेक्स को कहाँ पर देखना होता है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें, बाइसेप रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें, पेटलर रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेबनिस्की रिफ्लेक्सेस होते हैं, एंकल रिफ्लेक्स होते हैं, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं, ब्रांकोडाइलिस रिफ्लेक्स होते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्स जो है ये इसमें एक डॉक्टर जो है जब वो रिफ्लेक्स देखता है तो एक हैमर वो यूज़ करता है, तो उसमें वो देखते हैं। इसमें ये है, ये आपको पता नहीं होगा, ये बेबनिस्की जो रिफ्लेक्स है ये क्या है, इट अकर्स आफ्टर द सोल ऑफ द फुट हैज़ बीन फर्मली स्ट्रोक, ठीक है। तो उसके बाद है ये किनेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स व्हेन द इनर पार्ट ऑफ द थाई इज स्ट्रोक, ठीक है। ये मेल में ज़्यादा होता है, सुपरफिशियल पाउंड द मेल। दूसरा है इसमें ब्रांकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स। तो ये क्या है, ये कहाँ, ये स्ट्राइक एंड डायरेक्टली व्हेन द आर्म इज एट रेस्ट, तो वहाँ पे ये स्ट्राइक किया जाता है। एंड इज अ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, तो जिसमें इन्वॉल्व होते हैं C5 और C6। तो ये उसमें रिफ्लेक्स देखा जाता है हैमर से। तो ये सारे रिफ्लेक्स जो है ये इसमें देखे जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट है इसमें जो कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। तो ये तो असेसमेंट के लिए क्या क्या ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें हैं, क्या क्या देखना पड़ता है इसमें। तो अब जो कंपोनेंट्स है इसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें आता है इंटरव्यू पर्पजेज। तो इंटरव्यू पर्पजेज में क्या है, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट प्रीवियस मेंटल स्टेटस, जो इसका होता है। तो सब्जेक्टिव के क्या हो गया, फ्रॉम जो क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा, ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉम जो भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद है टू कलेक्ट डेटा ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, उसमें पेशेंट का डेटा लिया जाता है, फैमिली का डेटा लिया जाता है। टू डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर, तो उन दोनों में एक रिलेशनशिप अच्छी डेवलप की जाती है। दूसरा है इसमें आपका ये जो है सेरेब्रल फंक्शन, जो इसमें दूसरा, ये तो इंटरव्यू पर्पस था। दूसरा सेरेब्रल फंक्शंस, इसमें क्या है, दिस इज नॉट टू असेस द बॉडी बैलेंस एंड लेवल ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। इसमें बॉडी बैलेंस देखा जाता है या मसल्स हाउ मच ऑफ लेवल दे कोऑर्डिनेट, मसल्स कितने कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें टेस्ट लिए जाते हैं, रोमबर्ग टेस्ट जिसमें पॉजिटिव इंडिकेट सेरेब्रल डिसऑर्डर देखा जाता है। फिंगर टू फिंगर टेस्ट लिया जाता है, इसमें इट इज़ परफॉर्म बाय टचिंग इंडेक्स फिंगर टू द इंडेक्स फिंगर। इसी तरह इसमें फिंगर टू नोज टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद इसमें आता है बेटा आपका ये सेंसरी फंक्शंस। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स, इसमें सीधी बात है, टेस्ट है, टच, हियरिंग, पेन एंड विजन, ये इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद है इसका मोटर फंक्शंस। तो मोटर फंक्शंस में कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें साइज ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, मूवमेंट वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, वो देखे जाते हैं। इसमें पोस्चर ऑफ द बॉडी, इस पेशेंट का कैसा है, रेंज ऑफ मोशन इसका कैसा है। उसके बाद इसमें
लिया जाता है प्यूपिलरी असेसमेंट। तो प्यूपिलरी असेसमेंट में जो है इसमें क्या देखा जाता है, साइज ऑफ प्यूपिल्स ऑफ द आई देखा जाता है, शेप ऑफ प्यूपिल्स ऑफ द आई देखा जाता है, रिस्पॉन्स टू लाइट ये पेशेंट कैसे करता है, डिफरेंस बिटवीन बोथ प्यूपिल्स ऑफ द आई, दोनों आइज में प्यूपिल जो है उसका डिफरेंस देखा जाता है। तो उसके बाद बात है इसका बेटा नेक्स्ट जो है इसमें, तो ये था इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें क्या देखा जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मीन्स की अवेयरनेस, इसमें जो भी इसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी कोई मिलता है, टच होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, वो लिया जाता है उसका मीन्स कि इसका एनवायरनमेंट के साथ जो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है अवेयरनेस, उसका कॉन्शियसनेस उसमें देखा जाता है, इसकी अवेयरनेस, इसकी होश हवास कैसे है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है सर्दी या गर्मी, तो वो भी देखा जाता है इसमें। तो उसमें क्रेनियल असेसमेंट लिया जाता है, वाइटल साइंस इसके देखी जाती है, इसका टेम्परेचर देखा जाता है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ इसका रिकॉर्ड किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद है बेटा इसका जो है हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद इसका हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन में इसमें सबसे पहले इसका जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा इसका लिया जाता है। उसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, फैमिली इनकम, ये सारे इस पेशेंट के लिए जाते हैं हिस्ट्री डेटा में, ठीक है। उसके बाद इसका जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो इसकी आपकी बीमारी प्रेजेंट बीमारी जो है वो देखी जाती है, उस चीज़ की हिस्ट्री देखी जाती है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इलनेस। तो उसमें क्या देखा जाता है, इसका इंक्लूड्स फॉलोइंग सिम्टम्स विच इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं तो ताकि हमें पता चले कि इसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, कौन सा है। हेडेक इसमें देखा जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फीवर, अनकंट्रोल्ड इनवॉल्टरी मूवमेंट इसका देखा जाता है, इम्पेयर्ड मसल टोन, स्ट्रेंथ इसका देखा जाता है। इसी तरह इसका ट्रिमर्स देखा जाता है, इसी तरह इसका जो है ट्रिमर्स मीन्स स्लाइट शेकिंग मूवमेंट इन आवर बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है बेटा। तो इसके बाद इसका रिजिडोटोमी इसका देखा जाता है, मीन्स की इनेबिलिटी टू बी बेंड, ये बेंड नहीं हो पाता, ये साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसमें ब्राडिकिनेसिया देखा जाता है, मीन्स की स्लो मूवमेंट्स जो है इसकी मीन्स की ड्रैगिंग वन और बोथ फीट व्हेन वॉकिंग, अगर ये चलता है तो ये ड्रैग करता है एक या दोनों टांगे, तो वो होता है ब्राडिकिनेसिया। तो ये इसमें देखा जाता है। इसमें एनोसोमिया देखा जाता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें एफोनिया देखा जाता है, मीन्स की इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसको डैमेज होता है लैरिंग्स और माउथ। तो उसके बाद इसमें पर्सनल डिसऑर्डर्स देखे जाए, डिप्रेशन इसमें देखा जाता है, डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन इसमें देखा जाता है। इसी तरह इसमें इम्पेयर्ड सेंसरी फंक्शंस, कि सेंसरी फंक्शन इसके प्रॉपर है या नहीं, कैसे है, वो इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद बेटा इसमें जो है पास्ट हिस्ट्री जो है इसकी वो ली जाती है। इसकी पास्ट हिस्ट्री में इसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, एनी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पिछली हिस्ट्री में कुछ ऐसा तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ ऐसा तो नहीं है, सर्जिकल हिस्ट्री कोई सर्जिकल हिस्ट्री पुरानी तो नहीं है। उसके बाद इसकी फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री इसकी ली जाती है, उसमें इसको पूछा जाता है कि स्लीप, हाउ मच स्लीप का स्टेटस का कैसा है, बॉल ब्लैडर इसका कैसा है, डाइट, एपेटाइट, एनी बैड है वो तो मत है, ये सारे देखे जाते हैं। उसके बाद बेटा इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन ली जाती है, इट इज़ एन एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो, इसके ऊपर से नीचे तक फिजिकल एग्जामिनेशन ली जाती है, ठीक है बेटा। उसमें क्या है, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, इसकी इंस्पेक्शन होता है, इसका इंस्पेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ इसका लिया जाता है, एनी प्रीवियस इंसिजन तो नहीं है, एनी प्रीवियस इंसिजन साइट तो नहीं है, एनी प्रीवियस इंजरी साइट तो नहीं है, हेड सर्कमफ्रेंस क्या है, एनी ओडिमा तो नहीं है, ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं है, एनी एनलार्जमेंट ऑन हेड तो नहीं है, पल्पेशन इसकी की जाए, इसका हेड पल्पेट किया जाता है विद फिंगर पैड एंड असिस्ट बाय एब्नॉर्मल ग्रोथ एंड फ्लूइड कलेक्शन, वो तो नहीं है इसमें परकशन देखा जाता है, परकशन इज डन बाय फिंगर पैड्स। Percussion means method of taping
पॉट विद फिंगर्स, उसमें ये देखा जाता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लूइड इन बॉडी पार्ट्स, वो तो नहीं है। उसके बाद इसमें ऑस्कल्टेशन देखा जाता है, ऑस्कल्टेशन मीन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सारा इस फिजिकल एग्जामिनेशन में बेटा इसका आता है। तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन इसका। उसके बाद बेटा इसका जो है नेक्स्ट जो है इसका वो आता है इसका क्या क्या कहते हैं इसको, ये उसके बाद इसमें है ये डायग्नोस्टिक स्टेटस। डायग्नोस्टिक स्टेटस में क्या आता है, उसमें इसकी पेशेंट की सीटी स्कैनिंग ली जाती है, एमआरआई लिया जाता है इसका, इसका माइलोग्राफी ली जाती है। तो माइलोग्राफी क्या है, इज एन एक्सरे ऑफ द स्पाइनल सबआर्कनॉइड स्पेस टेकन आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ ए कंट्रास्ट एजेंट इनटू द स्पाइनल सबआर्कनॉइड स्पेस थ्रू ए लंबर पंक्चर। ठीक है। उसके बाद इसका ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी वो ये ली जाती है। तो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द ब्रेन। उसके बाद इसका इलेक्ट्रोमायोग्राफी ली जाती है, ईएमजी। तो ये इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग नीडल इलेक्ट्रोड्स इनटू स्केलेटल मसल to measure changes in the electrical potential of the muscles and useful to diagnose न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, ये सारे टेस्ट इसमें ले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका वो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इसकी कॉन्शियसनेस जो है उसमें अनकॉन्शियसनेस इज एन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ टोटल एब्सेंस एंड इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इवन व्हेन स्टिमुलेटेड। तो इसमें क्या अनकॉन्शियस में ये एबनॉर्मल स्टेट है इसका। तो अगर इसको स्टिमुलेट किया जाता है, स्टिमुलेशन दी जाती है कहीं से, तो ये उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है अनकॉन्शियसनेस में। इसी तरह इट्स एन एबनॉर्मल स्टेट इन विच द पेशेंट इज अननोन अबाउट सेल्फ और एनवायरनमेंट। तो उसमें उसको पता ही नहीं चलता है कि खुद का तो पता नहीं चलता और एनवायरनमेंट का भी उसको पता बिल्कुल नहीं चलता है। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, कोमा इज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू वर्बल स्टिमुलाई। को भी स्टिमुलाई उसको दी जाए तो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता है। मे है वेरिंग रिस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई, जो उसको पेन स्टिमुलाई अगर कुछ दिया तो उसमें रिस्पॉन्स उसके ठीक नहीं होते हैं, वेरिंग होते हैं। डज नॉट रिमूव वॉलंटरली, खुद जो अगर स्टिमुलाई जैसे हमें कोई स्टिमुलाई मिल जाए तो हम अपनी बॉडी खींच लेते हैं, तो ये दैट मीन्स वॉलंटरी स्टिमुलाई। ये तो इसमें वॉलंटरी एक्शन तो ये उसमें नहीं कर पाता है। वो मे हैव ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका वो प्रॉपर नहीं होता है। मे हैव ऑल्टर्ड पिपलरी रिस्पॉन्सेज, तो उसमें क्या है पिपलरी रिस्पॉन्स, वो डज नॉट बिलीव, उसमें बिलिंग ही नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो हो जाती है इसकी जो पिपलरी रिस्पॉन्स होता है हम नहीं कर पाता है वो। तो इसी तरह इसमें स्ट्रक्चरल कॉजेज जो हैं, तो क्या है इसमें ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो उसमें है ट्रॉमा होता है इसमें। स्ट्रक्चरल कॉजेज में ट्रॉमा, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रॉमा होगा उसमें फॉर एग्जांपल कंकशन, कंटूशन, ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा तो मत है। इन्फेक्शन तो मत है इसमें, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ये तो नहीं है इसमें। वेस्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज तो नहीं है, सबआर्कनॉइड हेमरेज, ब्रेन सिस्टम हेमरेज तो नहीं है, सेरेब्रल हेमरेज तो नहीं है। ये सारे इसमें स्ट्रक्चरल ये जो है इसका देखा जाता है। तो इसी तरह इसका न्यूरोप्लाज्म जो है उसमें प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स तो नहीं है, ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स तो नहीं है, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स तो नहीं है, ये सारे इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद है इसका मेटाबॉलिक कॉजेज जो है। मेटाबॉलिक कॉजेज में क्या देखा जाए, टॉक्सिसिटी इसकी देखी जाती है, इसकी वो तो नहीं है, एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है, लेड पॉइजनिंग तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, इसी तरह बहुत से सारे इसमें सीजर्स तो नहीं है, रोजा तो नहीं है, डेफिशिएंसी स्टेट तो नहीं है इसमें, ये सारे इसको पोर मेमोरी तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सारे इसकी देखे जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका जो आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, इसकी हिस्ट्री कलेक्शन ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी हमने बात की, सीटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंक्चर, एलएफटी, केएफटी, यूरिन एग्ज़ाम, ये सारे इसमें लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जो इसका है, उसके बाद इसमें मैनेजमेंट देखा जाता है पेशेंट का। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में क्या है बेटा इसमें, तो मैनेजमेंट में इसमें गोल्स देखे जाते हैं इसके। तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका, नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, तो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट इसका लिया जाता है।
तो क्या कहते हैं गोल्स में क्या है, गोल्स में सबसे पहले यही होता है, गोल हमारे क्या होते हैं, हमारा एम इसमें क्या होता है, ये सारे टेस्ट करने के लिए जो पेशेंट हमारा होता है हमारा गोल क्या होता है, गोल हमारा ये होता है टू प्रिजर्व ब्रेन फंक्शंस। उसमें जो ब्रेन, क्योंकि डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें इसलिए हमें या क्या कहते हैं उसको ब्रेन फंक्शन देखे जाते हैं, वो इसके ब्रेन फंक्शन जो प्रिजर्व होने चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट एडिशनल ब्रेन इंजरी, अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई होगी तो मजीद नहीं होनी चाहिए, वो बढ़नी नहीं चाहिए उसकी ब्रेन इंजरी, रोकनी है वहीं पे। और तीसरा क्या है, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज टू ब्रेन, जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करनी है, ग्लूकोज की सप्लाई मेंटेन उसको करनी है, ये हमारे गोल होती है, गोल्स होती हैं, हमारा एम होता है उस वक्त। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट है टू स्टॉप द सीजर्स, डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम दिया जाता है, एडमिनिस्टर नालोक्सिन, फ्लुमेनाजोल एंड 50% डेक्सट्रोज, ऑब्टेन ब्लड शुगर एंड ब्लड अदर लेबोरेटरी टेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, वेंटिलेटर पे इसको रखा जाता है, ये इसमें मेडिकल मैनेजमेंट जो भी होगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोस क्या है इसमें, वो इम्पेयरमेंट फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, तो इसकी जो मस्कुलर इम्पेयरमेंट है नर्व्स की, वो इसमें प्रॉपर है या नहीं, वो इसकी फिजिकल मोबिलिटी जो है वो पता चलना चाहिए। अल्टर्ड थिंकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, वो पता चलना चाहिए। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, रिस्क फॉर स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे इसके जो है ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब जो है इसमें इस सारे का जो है अब आता है इम्पोर्टेंट जो है वो आपका जो रिलेटेड है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या है इसमें। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपका यही है कि मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो भी इसका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, बीपी, वो इसका मेंटेन रहना चाहिए, वो मेंटेन करना है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है। उसके बाद ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप, उसके बाद एनकरेज द पेशेंट फॉर कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग इफ द पर्सन हैज सफिशिएंट मसल स्ट्रेंथ, अगर उसमें मसल स्ट्रेंथ है तो यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट फॉर कफिंग और फॉर डीप ब्रीथिंग, ठीक है। उसके बाद बेटा मेंटेन एडुकेट एयरवे, उसमें खुली हवा रखनी चाहिए, पेशेंट होगा वहाँ पर जो खिड़कियाँ दरवाजे वो बंद नहीं रखनी है या लोग जमा हो जाए वहाँ पर, वो नहीं करना है कि उस पेशेंट को खुली हवा मिलनी चाहिए। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन रेगुलर बाउल फंक्शंस, जो इसके बाउल फंक्शंस हैं वो उसको मेंटेन करने हैं, रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद इसमें है प्रिवेंट इंजरी बाय अप्लाइंग रेस्ट्रेंट्स, जो भी अगर कोई इंजरी होगी वो मजीद नहीं बढ़नी चाहिए, उसमें रेस्ट्रेंट जो है भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे इंजरी, वो जो भी उसमें होगा वो उसमें यू हैव टू अप्लाई दैट एंड द मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा यू हैव टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। और क्या करना है आपको, यू हैव टू मेंटेन हाइड्रेशन टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया, ठीक है बेटा। तो बेटा यू हैव टू मेंटेन हाइड्रेशन टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया ये डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी, हाइपोवोलेमिया मीन्स डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन इट। उसके बाद यू हैव टू मेंटेन एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेज टू प्रमोट मोबिलिटी, ताकि उसको इधर उधर उसको वॉक कराना है ताकि वो चल सके, ताकि उसकी फिजिकल मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। एंड यू हैव टू प्रमोट कम्युनिकेशन बाय द स्लो टॉक एंड यूज ऑफ क्लियर शॉर्ट सेंटेंसेज, उसको उसकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करनी है, उसको उसके साथ यू हैव टू टॉक विद हिम, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी है, और जो भी आप बात करोगे दैट शुड बी शॉर्ट, वो क्लियर एंड शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, पेरिनियल केयर शुड बी परफॉर्म्ड एट एवरी 8 आवर्स एंड आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ इनकॉन्टिनेंस। तो पेरिनियल केयर मीन्स इसके जेनिटल पार्ट्स जो है वो साफ रहने चाहिए, आफ्टर एवरी 8 आवर्स जो है वो क्लीन करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद कीप अप द साइड रेल्स ऑफ द बेड, you have to assess vital signs and respiratory failure or distress, you have to assess उसके vital signs सारे जितने भी हैं, you have to assess that and you have to prevent the back sore by regularly changing the पोजीशन एंड बैक केयर। उसका जो पेशेंट है अगर वो एक ही पोजीशन में रहे तो ही में डेवलप बैक सोर,
तो यू हैव टू प्रिवेंट दैट, उस पेशेंट को बैक सोर्स नहीं डेवलप होनी चाहिए, तो यू हैव टू चेंज द पेशेंट्स पोजिशन, और उसको बैक केयर का प्रॉपरली ख्याल करना है। एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस फैमिली मेम्बर्स टू न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सपोर्ट, जो भी नए नए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे यू हैव टू इंट्रोड्यूस दो रिसोर्स टू द फैमिली मेम्बर्स। एंड यू हैव टू टीच पेशेंट केयर स्किल्स नीडेड फॉर होम केयर टू फैमिली, और जो पेशेंट होगा उसको वो स्किल्स आपको बतानी है, सिखानी है, जो वो घर में बैठ के वो जो अपना ख्याल रख सके। दो स्किल्स यू हैव टू टीच द पेशेंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें आता है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर की जो है इज अ राइज इन द प्रेशर इनसाइड द सिकल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम और कॉज ब्रेन इंजरी, ये इसमें पता करना है। तो उसमें कॉजेज क्या है, उसमें ये इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है कि नहीं, उसमें यू हैव टू गो फॉर द कॉजेज। मीन्स कि हेड इंजरी उसमें देखनी है, ब्रेन इंजरी, मेनिंजाइटिस उसमें, स्ट्रोक उसमें देखना है, ब्रेन ट्यूमर उसमें देखना है, एंसेफेलाइटिस उसमें देखना है, सबआर्कोनॉइड हेमरेज उसमें देखना, सब ड्यूरल हेमाटोमा उसमें देखना है। ये सारे उसमें कॉजेज हो सकते हैं। तो उसमें ये अगर ये होंगे तो इट मीन्स कि आपको ये यू कैन डाउट कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो राइज तो नहीं हुआ है। तो सिम्टम्स क्या है होंगे इसमें, सिम्टम्स यही होंगे इसमें हेडेक होगा, डिप्लोपिया होगा, लेथार्जी होगी, एबनॉर्मल आई मूवमेंट होगा, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, वीकनेस एंड नर्वनेस, ये सारे इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ है। तो ट्रीटमेंट उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट है, इट शुड बी गिवन इफ आईसीपी इंक्रीजेस सडनली। आईसीपी मीन्स इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। तो ये उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट है। या फॉलोइंग केयर शुड बी प्रोवाइडेड, चेक द वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, कीप द हेड एंड एलिवेशन, ठीक है। उसको हेड एंड जो है वो थोड़ा एलिवेट करना है, ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करना है, उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं, यू हैव टू एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यू हैव टू गो फॉर द ड्रेनेज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसमें यू हैव टू एडमिनिस्टर ड्रग्स एज प्रिस्क्रिप्शन टू रिलीव स्वेलिंग, अगर कुछ ऐसी होगी स्वेलिंग होगी तो यू हैव टू एडमिनिस्टर ड्रग्स, ठीक है बेटा। दिस इज द ट्रीटमेंट पार्ट। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या हो सकती हैं, उसमें ये आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का रिजल्ट। तो अगर वो होगा, आईसीपी रेज होगा तो उसमें सीजर्स आ सकते हैं, स्ट्रोक होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, परमानेंट रिवर्सिबल, या डेथ भी हो सकती है, ठीक है बेटा। उसके बाद उसमें इनकी क्या है, इंट्राक्रैनियल सर्जरी। तो जो इंट्राक्रैनियल सर्जरी है, सर्जरीज आर द वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व रिपेयरिंग और रिमूवल स्ट्रक्चरल पार्ट विद इन द क्रैनियल कैविटी। उसमें सर्जरी जो होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव्स उस पर होते हैं। तो ये था, दीज आर द असेसमेंट्स, दीज आर द प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो। तो नेक्स्ट जो है बेटा आपका तो नेक्स्ट जो है आपका जो है टू गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। अब जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो ये मैंने पहले इसमें आपको ये बताया कि ये पार्ट फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये था जो अभी तक हमने समझने की कोशिश की। ये सारे स्टेप्स जो है, जो नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उसमें व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू गो फॉर, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले आपका जो हेडेक है, हेडेक इट इज़ डिफाइंड एज ए पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। जो हेड है उसमें से अगर कोई पेन अराइज होती है, या अपर नेक ऑफ द बॉडी जो है, बॉडी मीन्स हेड, अपर नेक ऑफ द बॉडी, उसमें अगर कोई पेन होती है तो दैट वो हेडेक हो सकता है। द पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द सिकल। जो भी उसमें टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर जो सिकल को सराउंड करते हैं, और द ब्रेन, बिकॉज द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ नो नर्व्स दैट गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ पेन। तो इसमें क्या कहते हैं, उसको ब्रेन में तो नर्व्स है ही नहीं जो राइज ऑफ सेंसेशन को, जो पेन को जन्म दे सकते हैं, वो तो है नहीं उसमें। तो यू हैव टू गो फॉर जो ये इसमें देखना है पेन कहाँ से है। इट कैन बी फ्रॉम द टिश्यूज और स्ट्रक्चर दैट सराउंड द सिकल और द ब्रेन, बिकॉज द ब्रेन itself has no nerve that give rise to the sensation of pain. तो ये है इसमें। और इट इज़ ये दिस कॉल्ड हेडेक एंड इट इज़ ए सेपरेट डिजीज, ये एक अलग डिजीज़ भी है हेडेक।
तो इसमें अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक जो है वो है टेंशन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, लंबर पंक्चर हेडेक है, पोस्ट कंकशन हेडेक है। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके बात करेंगे इसकी टेंशन, थोड़ी सी नॉलेज इसमें जानना चाहेंगे, पता चले कि टेंशन हेडेक क्या है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं। टेंशन हेडेक अलग अलग है सबके, माइग्रेन हेडेक वगैरह। तो अगर टेंशन हेडेक की बात करें तो टेंशन हेडेक अकर्स एट एनी एज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस। इसमें वो कोई एज का मसला है नहीं, किसी भी एज में भी टेंशन हेडेक हो सकता है। तो ये उसके साथ साथ जो स्ट्रेस हमें होता है न, तो टेंशन जो है स्ट्रेस होता है, उसके साथ साथ जो जो होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन हेडेक। तो इट इज़ एपिसोडिक एंड इट्स ड्यूरेशन इज वेरिएबल। तो ये कभी भी हो सकता है और इसकी ड्यूरेशन ये कितनी देर तक रहेगा वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। द पेन इज बायलेटरल एंड अकर मोस्ट कॉमन इन द बैक ऑफ द नेक। जो हमारे नेक का पिछला हिस्सा है उसमें ज़्यादा पेन होती है। एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम मसल कंट्रैक्शंस। डायग्नोसिस कंफर्म विद when headache occurs more than 15 days। अगर 15 दिन से ज़्यादा ये रहता है तो हेडेक तो उसमें डायग्नोसिस उसके बाद हो जाती है। तो दूसरा है आपका माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन हेडेक इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर हेडेक। इट अकर्स मोर इन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। क्यों होता है फीमेल्स में ज़्यादा? इट बिगिनस बिटवीन एडोलसेंस एंड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। इट इज एसोसिएटेड विद हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए ये ज़्यादा फीमेल्स में माइग्रेन होता है। इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद फैमिलियर हिस्ट्री। अगर फैमिलियर हिस्ट्री किसी को होगी तो उसको भी ये हो सकता है मेनिंजाइटिस है। तो पेन इज सीवियर ऑन वन साइड ऑफ द हेड। इसमें हम जिसको हम कशर पट ओकहुंग भी बोलते हैं, ओकहुंग चला पता है, ओकहुंग दैट इज क्या कहते हैं उसको, माइग्रेन। तो पेन इज सीवियर ऑन वन साइड ऑफ द हेड। इट मे बी एसोसिएटेड विद फील डिफेक्ट्स, कंफ्यूजन, पैरास्थीसिया एंड विद नर्वस एंड वोमिटिंग, ये इसमें हो सकते हैं। तो ये जो माइग्रेन है हेडेक इट लास्ट बिटवीन 4 and 72 आवर्स। ये आप देख सकते हो कितना है इसमें। इट कैन लॉस्ट फ्रॉम 4 hours एंड 74 to 72 आवर्स। ठीक है बेटा, ये था माइग्रेन हेडेक। उसके बाद है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर मीन्स कि कभी कभी दिस हेडेक्स हैव ए साइक्लिक पैटर्न 1 to 3 अटैक्स ऑफ पेन लास्टिंग फ्रॉम 4 to 8 weeks। तो क्लस्टर मीन्स इसमें कुछ टाइम के बाद हो सकता है, हफ्ते के बाद हो सकता है। यही होता है जिस द हेडेक लास्ट बिटवीन 15 minutes and 3 hours। उसमें भी क्लस्टर हेडेक जो है इट कैन लास्ट फ्रॉम 15 minutes to 3 hours। ये क्लस्टर हेडेक नाम ही इसका है आफ्टर क्लस्टर्स। तो लंबर पंक्चर हेडेक जो है अगर सेंट्रल द लॉस ऑफ सेरेब्रल फ्लूइड, अगर उसमें वो लॉस हो जाता है आफ्टर लंबर पंक्चर हेडेक, तो उसमें फिर जो हेडेक डेवलप होता है उसमें दैट इज लंबर पंक्चर हेडेक। एंड इट बिगिन्स विद इन 48 hours एंड मे बी delayed up to 12 days। तो दूसरा है पोस्ट कंकशन हेडेक। इट मीन इट अकर्स व्हेन वेदर अनकॉन्शियसनेस आफ्टर हेड ट्रॉमा। अगर हेड ट्रॉमा है उसके बाद उसको बेहोशी होती है तो उसके बाद जो हेडेक होता है दैट इज पोस्ट कंकशन हेडेक। द क्लाइंट रिपोर्ट वेरिंग डिग्रीज ऑफ हेडेक विद उसमें क्या क्या उसको हो सकते हैं, द विद डिजीनेस, वर्टिगो, इम्पेयर्ड मेमोरी, इरिटेबिलिटी, उसकी याददाश्त भी थोड़ा सा खो जाता है वो अपनी। तो दिस इज पोस्ट कंकशन हेडेक। ठीक है, उसके बाद अदर कॉजेज जो है इसके बगैर भी इसका हेडेक हो सकता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? अदर कॉज ग्लाइकोमा हो सकता है। तो इट मीन्स इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है, या साइनोसाइटिस जो है, या एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन कभी दिखाई नहीं देता अच्छे से, या साइनोसाइटिस होता है उसमें भी हेडेक हो सकता है। तो इसका जो है डायग्नोसिस, उसके बाद आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो उसमें हिस्ट्री कलेक्शन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इंस्पेक्ट ऑफ लोकल इन्फेक्शन है, तो ऑब्टेन ए कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री। तो इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है उसमें हिस्ट्री कलेक्शन होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें डायग्नोस्टिक में। तो इंस्पेक्ट ऑफ लोकल जो बात कर रहे थे, तो उसके बाद इसमें आता है बेटा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है? उसमें देते हैं मसल रिलैक्सेंट्स, उसमें देते हैं वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। तो इसमें क्या है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नॉन कॉर्टिको एनाल्जेसिक्स देते हैं इसमें। तो इसमें बेटा तो इसमें ये तो था इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, या प्रोफाइलैक्टिक जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, ताकि बाद में डेवलप ना, जो पहली दवाई देते हैं उसमें क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट ट्रेनिंग देते हैं उसको, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, या योगा मेडिकेशन कराते हैं उसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि उसको बाद में ये सारे सिम्टम जो है डेवलप ना हो जाए।
ठीक है बेटा, तो ये था हेडेक। इसका अब है माइग्रेन। तो माइग्रेन अभी हमने बात की, इज अ टाइप ऑफ हेडेक। तो अभी बेटा जो माइग्रेन है, माइग्रेन जो है इट्स अ पावरफुल हेडेक दैट ऑफन हैपन्स विद नोइसी वोमिटिंग एंड नोशिया वोमिटिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट। उसमें क्या ये पावरफुल हेडेक है, तो उसमें नोशिया होता है, में हो सकता है, वोमिटिंग इसमें हो सकती है, एंड सेंसिटिव लाइट से ये पेशेंट ज़्यादा लाइट पसंद नहीं करता है। द पेन कैन लास्ट फ्रॉम 4 आवर्स टू 3 डेज। इसमें भी ये 4 घंटों से 3 दिन तक पेन कंटिन्यू रह सकती है, एंड समटाइम्स लॉन्गर या कभी कभी उससे ज़्यादा भी। द पेन में बी फेल्ट ऑन वन साइड ऑफ द बैक, जो भी हमने बात की, वन साइड ऑफ द नेक, उसमें वो इस वन ओकुंग। तो कॉजेज उसमें जो है वो जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जो क्या कहते हैं इसको, फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो उसमें स्ट्रेस हो सकता है, यूज़ ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव्स फीमेल्स में, तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे और यूज़ ऑफ ऑर्डर, उसमें माइग्रेन हो सकता है। हंगर हो भूख लगती होगी, या लैक ऑफ सफिशेंट स्लीप, कोई ज़्यादा अच्छे से सोया नहीं हो, 6-7 घंटे नहीं सोया होगा, या एंग्जाइटी होगी उसमें दीज आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेन। अगर ये कुछ इसमें है तो ये कॉज हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसको माइग्रेन हो सकता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू लाइट, उसमें यही है कि वो ये पेशेंट लाइट पसंद नहीं करता है, राइट। तो उसके बाद जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में इसमें यही है कि सीवियर इंटेंसिटी ऑफ पेन होती है, ज़्यादा पेन होती है, उसको लेसनेस होती है, उसको आराम ही नहीं मिलता, उसको आराम नहीं आता, उसको इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, वो लाइट पसंद नहीं करता है। नोइश एंड वोमिटिंग होती है, उसमें चक्कर आते हैं, या उसको उल्टी आती है, या अनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, वो जो डेली काम है, दिन हमारा होता है डे टू एक्टिविटी, वो कर ही नहीं पाता है वो, क्योंकि उसमें सिर दर्द रहता है, मीन्स कि उसमें माइग्रेन होता है, या रिलीविंग ऑफ पेन बाय लाइंग इन डार्कनेस, वो यही पसंद करता है कि डार्क में रहे, ताकि उसकी जो पेन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके उसके बाद है बेटा इसमें डायग्नोसिस, इट डिपेंड्स ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स। इसके ये सारा कुछ, ये डायग्नोसिस जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स देख के ही इसका बताया जाता है। इसमें 5 और मोर अटैक्स हो सकते हैं, फिर पता चलेगा कौन सा है। 4 और 3 डेज इन ड्यूरेशन, या एक्टिस वन एडिशनल सिम्टम, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें ट्रीटमेंट पार्ट है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, उसमें अलग अलग पेशेंट जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ तो उनमें क्या कहते हैं इसको, ये इसमें क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू रिलीव माइग्रेन, अपना अपना लाइफस्टाइल पेशेंट का होता है। कुछ का तो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑरल फ्लूइड, उसमें उससे ट्रीटमेंट, उससे पेन कम हो जाती है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से कम हो जाती है, प्रॉपर एंड रेगुलर डाइट, जो डाइट है उसका, उससे वो प्रॉपर डाइट ले तो उससे इट वेरीज, ये सारा कुछ जो है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, ये डिपेंड करता है अलग अलग लाइफ स्टाइल पे पेशेंट की। तो अवॉइडिंग सर्टन फूड्स लाइक टी कॉफ़ी, या उसमें एनालिसिस देते हैं, तो ये सारे, या ड्रग्स में ये डिफरेंट अलग अलग ड्रग्स में डिफरेंट वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा आपका जो डिसऑर्डर था हेडेक का। उसके बाद है ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है बेटा सीजर्स या एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर in which brain activity becomes abnormal, causing seizures or periods of unusual behavior, sensations and sometimes loss of awareness। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें जो ब्रेन एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ये काम ही नहीं कर पाती, इसको उसका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो नतीजा क्या होता है, उसको सीजर्स आते हैं, या पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेव, कुछ वक्त के लिए वो बिहेव ही सही नहीं कर पाता है, अच्छे से सही बिहेव नहीं कर पाता है, जो तो उसमें सेंसेशन है, अदर्स समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस ही, उसका बिहेवियर ही चेंज होता है, तो अनकॉन्शियस या कॉन्शियस भी ये प्रॉपरली नहीं होता, अच्छे से कॉन्शियस नहीं होता है। तो उसमें क्या है, कॉजेज जो है उसमें वो बेटा तो जो इसके कॉजेज़ हैं एपिलेप्सी के, वो इडियोपैथिक
हो सकता है जो आप इसको अपनी डिजीज ऑफ इट्स ओन है, तो उसमें हेरिडिटी हो सकती है, बर्थ इंजरी हो सकती है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस होता है, ट्रॉमा, जेनेटिक फैक्टर्स या क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, क्रेनियल सर्जरी, तो या क्रेनियल सर्जरी, स्ट्रोक, एनोरेक्सिया, बर्थ एस्फेक्सिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या सेरेब्रल डिजेनरेटिव डिजीजेस, तो ये सारे दे कैन ये हो सकते हैं, इन चीज़ों से इसको ये क्या कहते हैं एपिलेप्सी हो सकती है कभी कभी। तो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो दूसरा है इसका जो रिस्क फैक्टर्स है, इसके बाद इसका क्या कहते हैं एपिलेप्सी का, तो रिस्क फैक्टर इसमें ये सेरेब्रल पैल्सी जो है इसका वो हो सकता है, मीन्स की डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन और राइट बर्थ, अगर इसको ब्रेन में डैमेज हुआ होगा कभी या एट द टाइम ऑफ बर्थ हुआ होगा डैमेज, तो वह सेरेब्रल पैल्सी ये हो सकती है। रिस्क फैक्टर उसमें हो सकते हैं ये पेरिनेटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन उसमें सीएनएस ट्यूमर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी अगर होगी, तो एक्सेसिव मेंटल वर्क जो ज़्यादा मेंटल काम करे या रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, दे कैन लीड टू दोज कॉजेज जो हमने भी कॉजेज जो हमने इसके बताए एपिलेप्सी के, ये फैक्टर सेरेब्रल पैल्सी अगर हो, पेरिनेटल प्रॉब्लम्स अगर हो, मेंटल रिटार्डेशन अगर हो, सीएनएस ट्यूमर्स अगर हो, ये रिस्क फैक्टर दे कैन लीड टू एपिलेप्सी। और फैमिली हिस्ट्री अगर एपिलेप्सी की हो सके तो आपसे कुछ सुप्रीम को भी होगी। एक्सेसिव मेंटल वर्क, ज़्यादा सोचने का काम करता है या ज़्यादा देर तक पढ़ता है, पढ़ाई ज़्यादा देर तक करता है, या हियरिंग म्यूजिक फॉर लॉन्ग टाइम, म्यूजिक ज़्यादा देर तक सुनता है, या लॉस ऑफ स्लीप, वो कभी सोता ही नहीं है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो नेक्स्ट है आपका इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, तो उसमें क्या है, द टाइप ऑफ सीजर्स एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स और एज फॉलो। अब ये मीन्स क्लासिफिकेशन इसकी, तो क्लासिफिकेशन इसकी क्या क्या, पार्शल सीजर्स हो सकते हैं, अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व, पार्शल में क्या है उसमें अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसमें, वो इसमें सिंपल पार्शल सीजर्स आते हैं, उसमें क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई नो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस वो अच्छे से होता है, लेकिन उसकी मोटर सीजर, सेंसरी, साइकोमोटर ऑटोनॉमिक हो सकते हैं, या कम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स हो सकते हैं, उसमें इट लीड्स टू प्रोग्रेस टू इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस उसके फर्क पड़ जाता है, या कम्प्लेक्स पार्शल जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर, या उसमें जनरल सीजर्स आते हैं, तो था पार्शल। उसके बाद इसका है जनरलाइज सीजर्स, इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वायलेंट मसल कंट्रैक्शंस। तो जनरलाइज सीजर्स में क्या है, इसमें कॉन्शियसनेस की खो जाती है, और ये वायलेंट मसल कंट्रैक्शन उसके जो मसल कंट्रैक्शन पर असर होता है, या इसमें क्या आता है, एब्सेंट सीजर्स, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है इसमें अनक्लासिफाइड सीजर्स, ये तो क्लासिफिकेशन थी इसकी, अनक्लासिफाइड जो जिनका कोई नाम ही नहीं दिया गया है, दिस इज द सीजर एट द टाइम ऑफ टीवी वॉचिंग एंड इन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स, उसमें जो टीवी ज़्यादा कर दिया कंप्यूटर पर ज़्यादा रहते हैं, उसमें भी ये सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा इसका जो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है वो है CBC है, इसमें ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट है इसमें, जो जिसे पता चले डायग्नोस्टिक जो इसमें एवैल्यूएशन होता है, यूरिन रूटीन होती है, ब्लड शुगर होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसमें, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन होती है, सिकल एक्सरे होता है इसमें, CSF एनालिसिस, CT स्कैन, MRI, चेस्ट एक्सरे या न्यूरोलॉजिकल स्टडीज इसमें ली जाती है। तो ये है इसमें डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन प्रोसेस। उसके बाद यह है इसका बेटा मैनेजमेंट में हमने भी जैसे बात की, उसमें गोल्स दिए, एम्स दिए जाते हैं, गोल इसका क्या होगा, गोल है इसका टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर्स, अगर इसको चक्कर आते हैं, गिर जाता है, तो उसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए, टू एलिमिनेट रिस्क फैक्टर्स, जो भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो एलिमिनेट करने हैं, टू डायग्नोज द सीजर्स जो भी इसके है वो पता चलना चाहिए, टू एंड देन टू ट्रीट सीजर्स, टू कंट्रोल सीजर्स में वो कंट्रोल करने हैं। उसके बाद है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट भी इसमें आता है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद है नेक्स्ट है इसका जो इम्पोर्टेंट है नर्सिकल मैनेजमेंट, दैट इज रिलेटेड टू यू नर्सिकल मैनेजमेंट। उसमें क्या है, यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें यू हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका सारा कुछ देखना है कि अवेयरनेस इसकी कितनी है, ये वो होश हवास में है या नहीं, इसके वाइटल समथिंग टेम्परेचर, BP वगैरह सारा कुछ देखना है।
पेटेंट एयर वे एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, उसको उसका जो है वो बंद कमरे में नहीं रखना है, डोर्स एंड विंडोज़ खुले रखने हैं, एंड एस्टेब्लिश IV फॉर मेडिकेशन एंड फ्लूइड डिलीवरी, यू हैव टू एस्टेब्लिश IV लाइन, ताकि उसको फ्लूइड जो उसको देना होगा वो दे पाए। यू हैव टू कंटिन्यू द सर्च फॉर कॉज ऑफ सीजर्स, तो ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि इसका कॉज क्या है, इसको अगर सीजर्स आगे आए तो क्यों आए। यू हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट हिस्ट्री, you have to assess the psychosocial pattern, and you have to go for complete physical examination focusing on neurological manifestation। physical examination इसका कंप्लीट करना है, और फोकस आपका होना चाहिए न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमने अभी बात की, किस चीज़ पर पल्पिटेशन वगैरह किस चीज़ पर उसको ध्यान देना है। एंड यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द रेगुलर फॉलो अप ऑफ द ट्रीटमेंट, जो भी इसका ट्रीटमेंट है, यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि वो उसको रेगुलरली फॉलो करे। तो ये था आपका जो है ये एपिलेप्सी का डिसऑर्डर है। इसके बाद इंशाल्लाह आगे ये पार्ट फर्स्ट था आपका, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तो होप ये इतना सा था सारा इसका, होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और जहाँ नहीं आया होगा समझ, इंशाल्लाह जब अगर क्लासेस अगर किस्मत हो गई, अल्लाह ने चाहा क्लास लगी, तो वो जो आपका डाउट रह गया होगा वो इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।